हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इलेक्ट्रिक फिजिक्स बाय वीके गर्ग। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 25 फ्रॉम चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय पब्लिकेशन एमपी। उम्मीद है कि इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियोस थी, कैपेसिटर की वीडियोस थी, वो आपने देखी हो और बाकी काफी सारे चैप्टर्स के भी वीडियो सॉल्यूशन हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोगों ने देखे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब, वो जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें सच दैट जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। कहता है लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन। क्यों लाइटनिंग होती है हमारे पास? अगर हम देखें तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जिनके आंसर्स या तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, नहीं तो आपको एज इट इज इनको एक बार याद रखना है। बुक्स में से प्रैक्टिस करने का एक ये भी फायदा होता है बच्चों कि जो डेटाबेस कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं जो कहीं किसी चैप्टर से, तो वो हमें पता चल जाते हैं, हम उसको हाईलाइट करके नोट कर लेते हैं अपने नोटबुक्स में सच दैट जब भी हम रिवाइज करें तो हमें वो ध्यान में रहे। जैसे ये लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कॉज्ड बाय इम्बैलेंस बिटवीन क्लाउड एंड द ग्राउंड विद इन द क्लाउड्स। दोनों ही रीजन होते हैं, इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। याद रखने वाली बात है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूमेरिकल है, पासेस फ्रॉम पी टू क्यू। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी टू क्यू मूव कर रहे हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 मिलियंस। 1 मिलियन क्या होता है? 10⁻⁶। इन 1 माइक्रोसेकेंड टाइम टेकन इज 1 माइक्रोसेकेंड, दैट मीन्स 10⁻⁻⁶ सेकेंड। करंट फ्लो, करंट हमारे पास क्या होता है बच्चों? चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो n के ऊपर कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा? n डिवाइड बाय टाइम। अब वैल्यू पुट करिए बच्चों, 10 × 10⁻⁶, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19, टाइम है 10⁻⁻6। क्या बच गया है बच्चों? ये 16 × 10⁻⁻, अगर आप ध्यान से देखें, -7। अब हमारे पास ऑप्शन क्या बन रही है? 1.6 × 10⁻⁻6। मैग्नीट्यूड तो आ गई, अगर आप गौर से देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें ये मैग्नीट्यूड सेट हो रही है, बट ऐसी दो भी हो सकती थी। 1.6 × 10⁻⁻6, P to Q, Q to P, दो ऑप्शन हो सकती थी। तो आपको पता होना चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन P to Q मूव कर रहे हैं तो जो करंट है दैट मूव्स फ्रॉम या फ्लो फ्रॉम Q to P। ओके बच्चों, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है? करंट इन अ वायर इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल टू 2t² - 3t + 1 चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। अब यहां पर आपको पता है टाइम का वेरिएबल फंक्शन दिया गया है, तो अगर हमें चार्ज निकालना है तो वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो I क्या है बच्चों? 2t² - 3t + 1 इंटू dt। इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां? 3 to 5। टाइम कहां से कहां वेरी कर रहा है? 3 to 5। तो अगर आप गौर से देखें तो चार्ज क्या आएगा बच्चों? इंटीग्रेशन टू t² की इंटीग्रेशन। बेटा पावर की इंटीग्रेशन क्या होती है? पावर की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? पावर एक प्लस हो जाती है और जो बड़ी हुई पावर है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहां t² था, तो t² का ऊपर क्या बनेगा? 2 + 1 3 डिवाइड बाय, इसी से डिवाइड कर देना है, -3। यहां t था तो t की पावर क्या होती है? 1, तो अब पावर क्या हो जाएगी? 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? सिंपली t। अगर ये 1 है तो t है, 2 होता तो 2t, 3 होता तो 3t। कांस्टेंट की इंटीग्रेशन, अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम यहां पर लिख लेंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। 2/3 5
अगर आप यहां पर 5 पुट करेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 3/2, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 5। ये है बेटा हमारे पास अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2/3, 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3/2, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3। ये हमारे पास बचेगा बेटा। अब अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास देखिए बच्चों, यहां पर 6 एलसीएम ले लेंगे, यहां बचा 250 इंटू 2 500। ये समझ में आया, ये हुआ 250। 6 एलसीएम लिया है, यहां 3 था तो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 था 6 हमने एलसीएम लिया है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 25 इंटू 3 75 इंटू 3 225 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 30 माइनस बच्चों यहां पर ये बच गया 9 और ये हो गया 18। ये हो गया हमारे पास 27/2 प्लस 3, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहां बच रहा है ये 305/6, यहां बच रहा है ये 15/2। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास बच रहा है बच्चों 260/6, जिसे आप डिवाइड करते हैं तो 43.33 कूलम। तो हमारे पास क्या बन रहा है, बी ऑप्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते सर ये तो नीट में आएगा ही नहीं, काफी कैलकुलेशन है। ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते रहते हैं, वो बात अलग है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से नहीं आया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम पीवाईक्यू पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता होगा हर साल ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पूछे जाते हैं नीट में। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ओके बच्चों, पीवाईक्यू की वीडियो भी अवेलेबल है, आप पहले एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पूरी सॉल्व कर लीजिए, फिर आप पीवाईक्यू करिए, या फिर पहले पीवाईक्यू की एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए, वीडियो सॉल्यूशंस। उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आप इस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है कि कहां पर है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट वहां पर आपको मिलेगी। बाकी सब जगह पर मुझे पता नहीं कैसा दिया है, बट हमने ईयरली क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करके दिए हैं। इस साल में 5 आए हैं, वो 5 एक साथ सॉल्व किए हैं, फिर 2019 में 4 आए हैं, वो एक साथ सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से ईयरली सॉल्व किए हैं, उससे आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया मिलता है कि हर साल किस लेवल के 4 क्वेश्चन है, तो 2 थोड़े से आसान है, एक मीडियम है, एक थोड़ा सा लेंथी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आई दिया गया है, करंट आपको दिया गया है 4 + 2t, और आपको पूछा गया है द चार्ज पासेस थ्रू फ्रॉम t = 2 to t = 6। तो क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज के लिए यहां पर लिख देंगे i dt, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगर आप गौर से देखें, जैसे मैंने आपको उसमें बताई थी इंटीग्रेशन आपको करनी है बेटा, तो 4 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट की मैंने बताया था, साथ में t मल्टीप्लाई हो जाता है 2, t की पावर 1 का ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2 /2। लिमिट पुट कर देंगे। ये थोड़ा सा देखिए आसान क्वेश्चन है, लिमिट उतनी बड़ी नहीं है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बन गया 4t + t², अपर लिमिट है 6, लोअर लिमिट है 2, वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। क्या बनेगा, 24 + 36 -8 + 4, यही बन रहा है। तो ये बन गया 60 - 12 48 कूलम। क्या बन गया है बच्चों, 48 कूलम। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, in an atom electron revolve around the nucleus। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिज्म चैप्टर जो इसके बाद आएगा उसमें भी ये कंसेप्ट थोड़ा सा यूज होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में तो उसके साथ करंट एसोसिएटेड क्या होता है बच्चों, क्या होता है। पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर हम उसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेटा ऑर्बिट में, तो करंट एसोसिएटेड होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है ई डिवाइड बाय टाइम पीरियड, क्योंकि ये एक टाइम पीरियड में एक राउंड कंप्लीट करेगा। तो टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2π/ω, तो ये बन जाएगा E ω/2। तो यहां पर देखते हैं
क्या क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है, एंगुलर वेलोसिटी दी है रेवोल्यूशन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड नहीं है, ओमेगा यहां पर क्या होता है रेडियन पर सेकंड, यहां रेवोल्यूशन पर सेकंड है, तो यूनिट कन्वर्जन आपको करनी पड़ेगी। द इक्विवेलेंट करंट हमें फाइंड करना है, तो करंट क्या होगा बेटा, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ओमेगा, ओमेगा हमारे पास कितना है 9.4 इंटू 10⁻18, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया, अब बन गए यूनिट, डिवाइड बाय 2 पाई बेटा, ये एग्जैक्टली डायरेक्टली इससे कट जाएगा। अब आपको सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करना है, किसको, यहां पर 9.4 दिया गया था, गौर से देखिए, तो ये है 1.6 इंटू 9.4 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि आप इन दोनों पावर को एडजस्ट कर देंगे, -19 + 18, तो -1 बचा बच्चों। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैंने फिर से 8 लिख लिया है 4, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नियरली हमारे पास बैठता है 1.5 एम्पियर। आप इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो एक बहुत ही आसान काम है आपके लिए, तो ये है बी ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, अगेन अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, चार्ज इज मूविंग अक्रॉस अ जंक्शन। इसमें अगर आप देखें, मुझे पूरी उम्मीद है आपने भी इसको गूगल पे सर्च किया होगा, या इस क्वेश्चन का हर जगह अलग अलग आंसर दिया, तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी, क्योंकि जंक्शन की बात कर रहा है, जंक्शन पे इधर से चार्ज आएगा बेटा, इधर से चार्ज आएगा, वो इधर चला जाएगा, बात समझ रहे हैं। यहां पर जब हम करंट का सम करते हैं तो ये वेक्टर सम हो जाता है, बट करंट हमारे पास क्या होता है, NEAVD। तो अगर हम यहां पर देखें, ये V1 वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, ये V2 वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो यहाँ V3 हो जाएगा। जब I1 + I2 कर देंगे तो वो सिंपली I3 के बराबर हो जाता है। तो यहां पर जो मोमेंटम कंजर्वेशन है, वेक्टर सम, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बी। बुक में पीछे आंसर डी दिया है, तो आप वहां पर करेक्शन मार्क कर सकते हैं। कभी कभार जैसे कि हमने देखा है MTG फिंगर टिप्स में, वैसे तो इन्होंने बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करके रखी है, जल्दी जल्दी कोई क्वेश्चन हमें इनकरेक्ट मिलता नहीं है, बट हमने इससे पहले भी 1-2 वीडियोस में देखा था, कैपेसिटर पोटेंशियल के केस में, कैपेसिटर के केस में कुछ क्वेश्चंस में इसमें गलतियां थी। तो कभी कभार हो जाता है, इतनी बड़ी बुक है, क्वेश्चंस में गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसका आप करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों। बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। सेवंथ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हम लोगों को पता है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। आपने केवीएल में भी ये देखा होगा कि अगर ये करंट फ्लो करता है तो यहां पर हम लिखते हैं पॉजिटिव, यहां नेगेटिव। इस पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लो। थ्रू अ कंडक्टर करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है, रो एल अपॉन ए बेटा, बट रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर एंड मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड मटेरियल। तो हमारे पास साइज ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, यस। ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, यस। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यस। तो इसका मतलब ये सभी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एल, ए, रो एंड टेम्परेचर। रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, वोल्टेज V and I graph for a conductor at two different temperatures T1 and T2 are shown in the figure. The relation between T1 and T2. गौर से देखिए बेटा, VI ग्राफ में R क्या होता है, V/I। दैट मीन्स अगर हम यहां पर एक I को कांस्टेंट मान लें, दोनों के लिए I को कांस्टेंट कर दिया, अगर I हमारे पास दोनों के लिए सेम है, सॉरी कांस्टेंट नहीं सेम है, अगर दोनों के लिए सेम है तो R इज प्रोपोर्शनल टू V। तो जिसका V ज्यादा उसका R ज्यादा, तो किसका V ज्यादा है बेटा ग्राफ से, T1 का, तो R1 इज ग्रेटर देन R2। और हमें ये पता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा बच्चों, T1 इज ग्रेटर देन T2।
ओके, तो कई बार बच्चे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं कि कैसे हम इनको सॉल्व करें, बट ऐसे क्वेश्चन भी हैं इस बुक में, आइदर इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट में, जिसमें करंट फ्लो करने से वो कहता है कि स्टेडी करंट आता है, उसके बाद इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। एक वायर में से करंट फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगी, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट भी बदल जाता है। वो भी क्वेश्चन आएंगे लेटर ऑन स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 10, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is used to wind a coil of radius this। एक क्वाइल को वाइंड करना है, एक क्वाइल को वाइंड करना है एक वायर की हेल्प से। वायर को ऐसे ऐसे इसके ऊपर हम वाइंड कर देंगे। वायर हैज अ डायामीटर, वायर का डायामीटर बेटा, इस वायर का डायामीटर, क्रॉस सेक्शनल डायामीटर वो दिया गया है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल आपको बतानी है। नंबर ऑफ टर्न्स गौर से देखिए बेटा, रेजिस्टेंस किसके बराबर होती है, रो एल अपॉन ए। रेजिस्टेंस गिवन है 4, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻⁷। एरिया, डायमीटर ऑफ वायर कितना गिवन था 1.4, तो ये हो जाएगा पाई। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाय 2 इंटू 10⁻⁻, mm को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। लेंथ ऑफ द वायर कितनी हो भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न में कितनी लेंथ होती है 2 पाई आर, एन टर्न में कितनी लेंथ हो जाएगी n इंटू 2 पाई आर। रेडियस क्या है, कॉइल का रेडियस क्या है बच्चों 7 सेंटीमीटर, तो 7/2 इंटू 10⁻⁻²। रेडियस दिया था तो 2 क्यों लगाया, फिर हमें जरूरत नहीं थी, तो मुझे लगा शायद ये भी डायमीटर दिया है, तो 2 पाई इंटू आर आप ये कर देंगे। अब आपके सामने है कैलकुलेशन, आपको ये छोटी सी कैलकुलेशन यहां पर करनी है। क्या होगा गौर से देखिए, यहां पर ये कट गया 0.7, यहां पर ये कट गया 10, क्या सॉरी नीचे स्क्वायर भी था, ज्यादा जल्दबाजी कर दी हमने। गौर से देखिए, ये जल्दबाजी अक्सर बच्चों से भी पेपर में हो जाती है, तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। गौर से देखिए, ऊपर बचा 2 इंटू 2 पाई इंटू 7, पावर को एडजस्ट कर देंगे -9 इंटू एन डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा पाई इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 10⁻⁻⁶। यही बच रहा है बच्चों, पाई से पाई गया, 2 4 2 गया, 1 बच गया, 0.7 से 0.1 बच गया, ऊपर बचा 10⁻⁻⁹, नीचे बचा 7 इंटू 10⁻⁸ एन, तो एन सिंपली कितना आ गया बच्चों 7। एन कितना आ चुका है बच्चों 7। क्लियर है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कैलकुलेशन में छोटी सी गलती हमारे मार्क्स ले जाएगी। तो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। सिलेंड्रिकल रॉड इज रिफॉर्म्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, रिफॉर्म्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहां पर मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूं कि इस फॉर्मूला को आप कन्वर्ट कर सकते हैं रो एल स्क्वायर बाय वी में, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं रो वी बाय ए स्क्वायर में, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करके या ए से मल्टीप्लाई करके। इससे होता यह है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर हमें रेडियस वेरी कराया गया है तो हम सीधा रिलेशन लिख सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर लेंथ वेरी कराई गई है तब भी हम डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं। हमें लेंथ से एरिया या एरिया से लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए सिंपली क्या बनेगा, यहां पर उसने कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ ओरिजिनल की हाफ हो गई है, तो लेंथ अगर हाफ हो गई है तो L/2 का स्क्वायर बाय V, तो ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई है R/4। बहुत ही आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ वायर विद 15 ohm, सॉरी, a wire with 15 ohm resistance is stretched by 1/10 of its original length, stretched by 1/10 of its original length, यानी कि फाइनल लेंथ क्या हो गई L प्लस 1/10 ऑफ ओरिजिनल 11/10L। वॉल्यूम केप्ट कांस्टेंट, द न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होगी, पहले 15 है, R रो L डैश बाय A बच्चों,
तो एल स्क्वायर, सॉरी जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो मैंने ऊपर बताया आपको कि आप एरिया की जगह क्या यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम, बस ऊपर आपको स्क्वायर करना है। तो यहां ये हो गया 120/100 रो एल अपॉन वी विच इज इक्वल टू आर। तो ये 1.21 इंटू 15, तो ये कितना बच रहा है बच्चों, 1.21 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पॉइंट समथिंग यानी कि 15 ये बचना चाहिए। तो बड़ी आसानी से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसका फॉर्मूला अक्सर आपको क्लासेस में लिखवाया जाता है, कहा जाता है कि आप इसे याद रखें, बट यहां पर आ गया है तो फॉर्मूला तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये याद होगा कि ये हमारे पास क्या होता है, बट अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो होल्ड ऑन, अभी कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं डेरिवेशन, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें जो रेजिस्टेंस है उसमें है रो एल अपॉन ए, और जैसे जैसे आप इस स्फीयर में एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे तो एरिया वेरिएबल है। क्या एरिया है, यहाँ 4πr1 स्क्वायर, यहाँ 4πr2 स्क्वायर, तो एरिया वेरिएबल है बच्चों। तो आप इसको कैसे डील कर सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, आप लिखेंगे dr फॉर द स्मॉल एलिमेंट, कितना थिकनेस का, dr का। आप यहां पर, मैं इसका कलर बदल लेता हूं, यहां पर रेड कलर लेते हैं और थोड़ी सी थिकनेस भी बदल लेते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा सा थिक यहां पर इसको ड्रॉ किया है। कितनी थिकनेस, कितने थिकनेस का, dr का, कितने रेडियस पे, r पे। तो अब इस शेल का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr² बेटा। अब आपको इसे सिर्फ क्या करना था, इंटीग्रेट करना था। अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं dr/r², कहां से, r1 से r2, 1/r² की इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहां बता देता हूं, देखिए साइड पे, इसको आप लिख सकते हैं r⁻² dr, तो पावर ऊपर इंटीग्रेशन में एक ऐड हो जाती है, -2 + 1, तो ये क्या बचेगी, -1/r। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन क्या लिखने वाले हैं बच्चों, 1/r माइनस का, कहां से कहां, r1 से r। तो क्या होगा बच्चों, ρ/4π -1/r2 -1/r1। तो क्या बनेगा यहां पर, ρ/4π, यहां बच रहा है 1/r1 -1/r2। आप इसे लिख सकते हैं ρ/r2 - r1 डिवाइड बाय 4πr1 r2। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आप इसके डेरिवेशन को निपटा सकते हैं, बट ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। आपने 11th क्लास में हीट ट्रांसफर में भी कंडक्शन के केस में ये फॉर्मूला यूज किया होगा। ओके, चलिए मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन भी अगर आप देखें तो ये भी इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है, करंट डेंसिटी वेरीज विद रेडियल डिस्टेंस r। मैं क्लास में जब करंट डेंसिटी बता रहा था तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें करंट डेंसिटी रेडियस के साथ वेरी करती है, बट ये क्वेश्चन अक्सर मैग्नेटिज्म में देखने को मिलते हैं, बट यहां पर इस बुक ने यहीं पे दे दिया। तो कैसे करेंगे आप इसे सॉल्व बच्चों, आपको यहां पर एक सिलेंड्रिकल ये वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन यहां पर आपको दिख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो करंट डेंसिटी इस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, इस तरीके से, या तो अंदर जा रही होगी या फिर करंट बाहर आ रहा होगा। ये अंदर जाने का साइन होता है क्रॉस। यहां पर भी आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। इस छोटे एलिमेंट का अगर हम थिकनेस थोड़ा एडजस्ट कर लें, थोड़ा सा थिकनेस एडजस्ट कर लेते हैं, ये कर ली है। इस छोटे से एलिमेंट पे अगर आप देखें तो ये r डिस्टेंस पे था, dr थिकनेस में। तो इस छोटे से एलिमेंट में से करंट कितना जाएगा, करंट डेंसिटी इनटू इस छोटे एलिमेंट का एरिया क्या है, एरिया होता है लेंथ कितनी है 2πr इनटू इसकी थिकनेस dr। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है वो इस एरिया को लिखने में थोड़ी सी दिक्कत फील करते हैं, सर आपने 2πr इनटू dr क्यों लिख दिया, नहीं लिखा, लो काट दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया काट दिया, जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई को क्या लिखा जा सकता है, j इंटू डी, इस छोटे से एलिमेंट में से जो करंट जा रहा है उसे लिखा जा सकता है j इंटू डी। डी क्या है, एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं r के साथ तो ये क्या बनेगा, π2r। तो मैं dA को क्या लिख सकता हूं,
2 पाई आर डी आर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको सीधा लेंथ इंटू थिकनेस करने में दिक्कत आ रही है तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब आपको इसे वैल्यू पुट करनी है बच्चों। जे क्या है, ए आर स्क्वायर, डी ए क्या है, 2 पाई आर डी आर। इसमें से आप 2 पाई ए को कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे आर क्यूब की, तो ये बन जाएगा आई। डी आई की इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल करंट आ जाएगा बेटा। कहां से कहां करंट पूछा गया है, रेंज क्या है, R/3 से लेके R/2 तक, R/3 से लेकर R/2 तक। तो ये क्या बनेगी बच्चों, ये बनेगा 2 पाई ए, ये बनेगा 2 पाई ए R की पावर 4 डिवाइड बाय 4, R/3 R/2। 4 कॉम बाहर ले आइए बेटा, 2 पाई ए बाय 4, अपर लिमिट R की पावर 4 बाय 2 की पावर 4 कितनी होती है बच्चों, 2 की पावर 4 16 माइनस R की पावर 4 डिवाइड बाय 3 की पावर 81। अब अगर आप R की पावर 4 को, यहां मैं इसको 2 से कट कर देता हूं, पाई ए बाय 2 R की पावर 4 बाहर आ गया, नीचे एलसीएम बचेगा 81 इंटू 16, ऊपर बचा 81 माइनस 60। तो ये क्या बच रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर बचा 65 पाई ए आर की पावर 4, नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2592 ये बच जाता है। आपको 2, 81 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, समझ में आया। करंट डेंसिटी इनटू एरिया हमें करंट देता है डीए, एक छोटा एलिमेंट लिया हमने, एक छोटा एलिमेंट लिया, उस छोटे एलिमेंट में से करंट लिखा, फिर हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो वी विल गेट आवर आंसर। तो क्या आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वो फील्ड के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड का ई बाय एम टाउ। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। ओके, ये तो सबको पता ही होगा। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 16, चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का, Vd डिवाइड बाय ई, Vd डिवाइड बाय ई। ये जो मोबिलिटी टर्म है आप चैप्टर सेमीकंडक्टर में भी यूज करेंगे, जो 12th क्लास का सेकेंड लास्ट चैप्टर होता है। तो यहां पर मोबिलिटी में क्या आएगा बच्चों, Vd क्या है, 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर आप गौर से देखें, ये वैसे तो आपको क्लास में भी लिखवाया गया होगा कि ड्रिफ्ट स्पीड की जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या होती है, 10⁻⁻⁴। तो कंपटीशन के लिए ये डेटा भी याद रखना जरूरी है कि ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की ड्रिफ्ट स्पीड होती है अप्रोक्सीमेटली। ये 10⁻³ 10⁻⁵ के बीच में लाई कर जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड कर दीजिए 2.5 इंटू 10⁻⁶। दिस इज गोइंग टू बी द मोबिलिटी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ओम्स लॉ, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट मैच द कॉलम। नीट में इस बार मैच द कॉलम भी आए थे कुछ इस तरीके से, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर यहाँ पर मैच द कॉलम का भी मिलता है कि किस तरीके से चीजें एडजस्ट करनी है। तो क्या है बच्चों, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किसके लिए होता है ओम्स लॉ, एप्लीकेबल मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए वैलिड होता है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, इलेक्ट्रोड, सेमीकंडक्टर, इसके लिए नहीं होता, ये नॉन ओमिक होते हैं, कुछ इस तरीके से इनका ग्राफ बनता है सेमीकंडक्टर का। तो ये हमारे पास हो गया है आर। अलॉय है, अलॉय हमारे पास मिक्सचर है जिसमें हम मेटल में बहुत सारी चीजों को मिक्स करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, तो ये आ गया क्यू। तो क्या बनेगा, ए का पी, बी का आर, सी का क्यू, क्या बन रहा है बच्चों, बी ऑप्शन। मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके बाद ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल ही है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग IV ग्राफ रिप्रेजेंट ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर की कंडीशन क्या होती है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो करे और जो ग्राफ बिटवीन V एंड I है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो, तो कौन सा है, ए ऑप्शन।
IV कैरेक्टरिस्टिक शोज नॉन ओमिक। अगर आप देखें यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं है V और I का ग्राफ, तो ये क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर्स है। वैसे ये किसके लिए होता है, ये वाला पार्ट हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए होता है। 20 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर VI ग्राफ ऑफ अ गुड कंडक्टर। यहां आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकती है बेटा कि गुड कंडक्टर के लिए तो ये होता है, ये ओमिक कंडक्टर के लिए होता है बेटा। जो गुड कंडक्टर्स है कॉपर के लिए भी कर्व कुछ इस तरीके से डेविएटेड कर्व ड्रॉ की जाती है। वो कहते हैं कि स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, स्मॉल टेम्परेचर वेरिएशन के लिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहती है, बट अगर हमारे पास हाई वेरिएशंस हो तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसीलिए जो गुड कंडक्टर्स हैं अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ करंट के ऊपर जाके ओम्स लॉ से थोड़ा सा डेविएट कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी देखिए याद करने वाली बात है। हो सकता है यहां पर आपको ये डाटा नहीं मिले, बट एनसीईआरटी में सेमीकंडक्टर में जहां पर वो क्लासिफाई करता है मेटल, नॉन मेटल और सेमीकंडक्टर को, वहां इसकी रेंज दी गई है 10⁻⁸ टू 10⁻²। बट यहां पर 10⁻�6 है 10⁻⁸ से, तो हम इसको थोड़ा सा मान सकते हैं। बट एनसीईआरटी में ही दिया है 10⁻⁸ से लेके 10⁻² इन चैप्टर सेमीकंडक्टर। वायर बाउंड रेजिस्टर्स आर मेड बाय, जो वायर बाउंड रेजिस्टर्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं। रेजिस्टर की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि जैसे उसमें से करंट जाए हीट के साथ उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज ना करे। तो ऐसे कौन से मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ज्यादा चेंज नहीं करती है, मैग्नीन और ये नाइक्रोम वगैरह, इनकी जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं करती। रेजिस्टेंस ऑफ अलॉय हमने ऊपर भी लिखा था, ये हमारे पास क्या होती है, जैसे अलॉय मैग्नीन, यहां पर भी वही है यहां पर भी वही है, तो ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नियरली हमने कहा था ऊपर भी ज्यादा चेंज ना हो, इनका जो अल्फा है वो बहुत छोटा होता है, तो नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अरेंज द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको 17 क्वेश्चन में कहा था, इसके बाद वाले सारे क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल है। ऐसे क्वेश्चंस आप यहां से पढ़ें और इनको याद रखें, यही आपके कंपटीशन के लिए अच्छी बात है। अरेंज द फॉलोइंग मटेरियल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी सबसे कम किसकी होगी, कॉपर की, फिर नाइक्रोम, फिर ये दोनों के दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर है तो इन दोनों के लिए आप थोड़ा सा याद रखें कि सिलिकॉन के लिए थोड़ी ज्यादा होती है, जब आप पढ़ेंगे एनर्जी गैप होता है उसके बीच में, सिलिकॉन के लिए ज्यादा होता है, जर्मेनियम के लिए कम होता है, तो उसके ऊपर बेस्ड यहां पर इसने रेजिस्टेंस सिलिकॉन की ज्यादा दी है और जर्मेनियम की कम दी है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी। भाई साहब ये तो आप देखिए नीट वालों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, अगर ये एनसीईआरटी में डाटा दिया होगा तो। ठीक है, अगर एनसीईआरटी में डाटा दिया है तभी इन्होंने यहां उठाया होगा, तो ये आपको याद रखना है कितनी होती है, 10 किलो ओम। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई ह्यूमन बॉडी, दिस इज 10 किलो ओम। तो इसके साथ ही हमारी आज की पहली वीडियो ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कशन कंप्लीट होती है ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 25। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 to 50। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करें। पढ़ते रहें, वीडियो देखते रहें। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।